फरसुदा ख्याल है, ये ख़त्म हो रहा है। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन ये हो जाएगा। मैं तो बड़ा मायूस हुआ। जावेद अख्तर साहब अदबी नाम है कि अदबी शख्सियत हैं। इस डिबेट से मैंने एटलीस्ट ये तवक्कुआत रखी थी कि एकेडमिक डिस्कशंस होंगी। कोई किताब अपनी कंपाइल कर रहा है, उसको ये अश्योरिटी कैसे हो कि मैं जो ये किताब कंपाइल कर रहा हूँ इसमें मैं सही सारी बातें सही कंपाइल करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुजाउल हसनैन। हम डायलॉग के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं और अतीब क्योंकि आज ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आज ये शो होस्ट करूँगा। यकीनन आप लोगों ने मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर साहब की डिबेट देखी होगी। उस हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे यासिर साहब से और उनका तज़किया लेंगे। तो यासिर भाई आप बताएं कि आप क्या इनिशियल थॉट्स हैं इस हवाले से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है वो अतीब के कायम मुकाम जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनिशियल थॉट्स है वो ये थे कि मैं तो बड़ा मायूस हुआ, मतलब मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो, क्योंकि जावेद अख्तर साहब एक अदबी नाम है कि अदबी शख्सियत हैं। उनका जो लिटरेचर और लिटरली वर्क है वो काफ़ी अमेजिंग है। तो इस डिबेट से मैंने एटलीस्ट ये तवक्कुआत रखी थी कि एकेडमिक डिस्कशंस होंगी, जो गुफ्तगू होगी वो फ़लसफ़ियाना मंतक के ऊपर होगी। एक एक ज़हनी अय्याशी से बियॉन्ड जाके कुछ सीखने को मिलेगा। मगर अफ़सोस ये है कि जावेद अख्तर साहब के पूरे कंडक्ट ने बड़ा जो है वो मायूस किया और उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो इतने यानी कि चाइल्डिश थे। उसमें कहीं भी कोई एकेडमिक डिस्कोर्स नहीं दिखा, कहीं भी कोई सीखने वाली बात नहीं दिखी, कहीं भी कोई ऐसा मौका नहीं लिखा कि जहाँ से हम ये कह सकें कि अच्छा ठीक है जी, अ, एक इल्मी किस्म की गुफ्तगू हो रही है। पूरा उनका जो डिस्कोर्स था, पूरा उनका बयानिया, पूरा उनका जो अंदाज़ था, वो इमोशनल अपील के ऊपर था, रिटोरिकल बातों के ऊपर था। वो मतलब पॉलिटिकली इनकरेक्ट होके अगर कहा जाए तो होता है ना, किसी के ऊपर कोई आफ़त आ जाती है तो वो जिस तरह दुहाइयाँ दे के पल्लो छल-छल के जिस तरह अपनी बात करते हैं कि जी मेरे साथ तो ये हो गया, वो उस किस्म की गुफ्तगू लगी। कहीं भी उसमें जो इल्मी अंसर था वो तो ना पाता अनफॉर्चुनेटली। उसमें अगर हम डाइसेक्ट करें मेजर चीज़ों को, तो मेजर चीज़ों में जो उनका एक कहते हैं कि ये ख़ैर रिकी जर्वेस का एक आर्गुमेंट था जो उन्होंने उस डिबेट में पेश किया कि जी आप एक खुदा को मानते हैं, मतलब जैसे एग्जाम्पल देने के लिए कि कोई दुनिया में जो है वो 3000 खुदा हैं, तो आप एक खुदा को मानते हैं। मैं जो हूँ कह रहे हैं आप 2999 खुदाओं को नहीं मानते और तो मैं और आप में इतना फ़र्क ये है कि बस मैं एक खुदा और नहीं मानता। आप 2999 खुदा को नहीं मान रहे और मैं जो हूँ वो एक खुदा को नहीं और नहीं मान रहा। ये देखिए जरवेस का आर्गुमेंट था जो जावेद अख्तर साहब ने पेश किया कि जी आप 20वें खुदा हैं, आप सबको नहीं मानते, एक को मानते हैं। मैं जो हूँ बस आपसे एक ज़्यादा खुदा को नहीं। अच्छा, रिटोरिकल में ये गॉटचा मोमेंट तो दिखेगा आपको कि यार क्या स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया है। मगर ये एकेडमिक डिस्कोर्स वाला आर्गुमेंट थोड़ी है, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी की तो अच्छा है ये कि आप जो है वो थोड़े-से कहके मिल जाएँगे, थोड़ी-सी पज़िराई मिल जाएगी। अब ज़रा उसका उसका जवाब ज़रा एक गैर पार्लिमानी अंदाज़ से देते हैं और थोड़ा-सा एक एकेडमिक अंदाज़ से देते हैं। गैर पार्लिमानी थोड़ा इसकी एग्ज़ाम्पल ये हो जाएगी कि अगर एग्ज़ाम्पल देने के लिए कि जी कोई ये कहे कि 2 भाई हैं, एक भाई कहे कि जी अ, 10 मर्द जो है ना 10 मर्द वो हमारे बाप होने का दावा करते हैं, तो मैं तो किसी को नहीं मानता। एक जो दूसरा भाई बोल रहा है कि नहीं, देखो, 10 में से जो 9 है ना, मैं उनको नहीं मान रहा, मैं एक को मान रहा हूँ कि एक मेरा बाप। तो अब ये बताएँ कि एक लॉजिकल एक 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 पॉलिसी क्या लगेगी इसके अंदर कि भाई आप मंतक के अंजाम पे क्या पहुँचाएँगे? क्या ये बोलेंगे देखो जी 10 लोग क्लेम कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो देखो 9 का इनकार कर रहे हो, तुम एक को मान रहे हो, एक तो एक तुम्हारा बाप है। मैं तुमसे बस एक ज़्यादा मान रहा हूँ कि मेरे मेरे मेरा कोई बाप ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही आर्गुमेंट है ये, बिल्कुल मतलब कहते हैं चाइल्डिश आर्गुमेंट। अब ज़रा इस आर्गुमेंट की एफिकेसी चेक करते हैं ज़रा। तो एटम्स के ऊपर हम सब यकीन रखते हैं, मतलब हम सब मानते हैं कि जी हम सब एटम से बने हुए हैं। तो अब अगर कोई ये कहे कि जी
को इनकार करे कि मैं तो एटम्स को मानता ही नहीं है, ये क्या जो है वो एक साइंटिफिक बुलशिट है, ये तो जी एक साइंटिज्म वालों ने और एथियस्ट पर्सपेक्टिव ने निकाल लिया कि जी हम सब एटम से बनेंगे, पत्थर भी उसी एटम से बने जिससे हम बने हुए, मैं नहीं मान रहा एटम्स को। तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको ये बोलेंगे ना कि जी क्या मतलब क्या क्या बचकाना गुफ्तगू कर रहे हो? मगर अगर वो ये जवाब में ये कहे कि यार देखो तुम जो हो ना, वो किस एटॉमिक मॉडल को मानते हो? तुम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को मानते हो, तुम नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल को मानते हो, तुम हाइजेनबर्ग एटॉमिक मॉडल को मानते हो, या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को मानते हो, तुम किस एटम के किस किस मॉडल को तुम मानते हो? तुम जिस भी मॉडल को मानते हो, मैं बोलता हूँ मैं तुम्हें किसी को नहीं मानता। बीसियों एटॉमिक मॉडल एग्जिस्ट करते रहे हैं क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर की बेस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है। तो कोई ये बोले कि जी देखें, नहीं, वो सारे जो थे ना एटॉमिक मॉडल, वो असल में गलत थे। ये जो हमने मॉडर्न डिवाइस किया है, उससे ये भी सही ना हो, लेकिन एग्ज़ाम्पल देने के लिए, ये एक्चुअल जो है वो अभी वैलिड है। तो लेकिन जो बाकी थे वो सारे गलत थे। तो आगे से अगला अगला बंदा बोले कि देखो तुम जो है वो सबका इनकार कर रहे हो, सिर्फ़ एक का नहीं कर रहे, मैं उस एक का भी कर रहा हूँ। कितना कितना बचकाना आर्गुमेंट लगे कि वो जो ये कह रहे हैं, असल में जो नेसेसरी एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, एक असल में गॉड लफ्ज़ से मुझे लगता है कि जो हमारे एथियस्ट और एग्नोस्टिक लोग हैं उन पे इत्तेफाक होता है। तो मैं तो उसको बीइंग कहता हूँ कि भाई एक बीइंग, कि एक जो एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस है किसी बीइंग की, उसकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस है, जो अगर आपको दिखता है कि जी डिफरेंट मज़ाहिब है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो एक अब्राहमिक गॉड को मानने वाली है। ऑलमोस्ट यानी कि ये 52% ऑफ वर्ल्ड बनता है कि जिसका गॉड का मॉडल बिल्कुल एक जैसा ही है। मतलब एक बिल्कुल उसमें थोड़ी-सी बारीकी शायद डिफरेंस हो, लेकिन मेजॉरिटी 90% 95% एक मॉडल पे एग्री करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड एग्री करती है एक मॉडल के ऊपर गॉड के। लेकिन अगर मान भी लेते हैं कि जी बाकी मॉडल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो उस एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस है। वो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो किसी वो जो यानी कि जो नेसेसरी बीइंग वाला आर्गुमेंट है, वो इनवैलिड हो गया है। तो बहुत ही मैंने कहा ना कि वो गुफ्तगू लगी उनकी कि जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं था। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बार-बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, ये कहा। लेकिन आप अपनी असम्पशन्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपने खुदा के होने का कॉन्सेप्ट प्रूफ पेश किया है, खुदा की एग्जिस्टेंस का। अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है, कौन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने ये छोटी-सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी। लेकिन इस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाज़त कि वो कितना घिनौनापन और कितने ज़्यादा खराब से खराब तरीके इस्तेमाल कर सकता है। ये सवाल था। तो इसमें इसमें जो सवाल था ना, वो एक तो बड़ा मुज़क्किर बात ये है कि जब कोई एकेडमिक डिस्कशन मुनक्कद होती है, जिसका मकसद एकेडमिक डिस्कशन है, जिसका मकसद कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, वो क्योंकि बाकी डिस्कोर्स में या बाकी बहस में आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके आ सकते हैं। मगर कोई एकेडमिक अगर डिस्कशन हो रही है तो उसमें ना एजेंडा तय होता है, और उसमें स्कोप तय होता है कि किस स्कोप के ऊपर बात हो रही है। एक तो ये एतराज़ हमेशा से एथियस्ट डिबेटर्स से हमेशा से ये रहा है, जितनी भी आप डिबेट्स देखें, कि डिबेट हो रही होती है गॉड की, यानी कि जो क्रिएशनिस्ट वर्सेस एवोल्यूशनिस्ट आर्गुमेंट है उसके ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। लेकिन मजाल है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर कोई कभी उनका उनका जो मौजू है वो वहाँ तक महदूद रहा है। वो सिवाय इस बात को डिस्कस करने की दुनिया जहाँ की बातें डिस्कस कर लेंगे, वो हमेशा स्कोप या तो चेंज कर देते हैं या स्कोप जो है वो उसका हॉराइज़न बढ़ा देते हैं। अब स्कोप चेंज करने का मसला क्या है? स्कोप चेंज करने का इशू ये है कि जी बात हो रही है खुदा के वजूद पे, आप ले आए प्रैक्टिसेस के ऊपर कि इंसानों की प्रैक्टिसेस क्या है और खुदा को लेके, भाई स्कोप चेंज हो गया ये। बात इससे भी हो सकती है और होनी चाहिए, लेकिन इशू ये है कि मतलब इसकी एग्जाम्पल ये है कि अभी रिसेंटली मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उसमें कॉन्फ्रेंस का मौजूद था कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है उसका कितना इम्पैक्ट होता है किसी भी एक शहरी की लॉयल्टी का, शहरी कितना वफादार है अपनी स्टेट के साथ, ये था मौजू। अब उसमें एक साहब ने सवाल कर दिया कि जी जो ये नए टैरिफ्स हम फेस कर रहे हैं, मतलब एक यूरोपियन यूनियन के अंदर ये एक डिबेट चली है टैरिफ के हवाले से, जो यूएस की नई पॉलिसी है। अब ये इररिलेवेंट है ना सवाल ये,
भाई सही है, सवाल वैलिड हो सकता है क्योंकि टेररिस्ट इकोनॉमिक्स से ताल्लुक है, लेकिन स्कोप का सही नहीं है। तो जो वहाँ के गेस्ट थे उन्होंने जो मतलब जो मॉडरेटर थे उन्होंने ये केस साफ कर दिया, देखिए जी हमारा ये डिबेट मौजूद ही नहीं है। हो सकता है कि उसने कोई ना कोई रेलेवेंस निकालने की कोशिश की हो, लेकिन ये तो यही इशू है कि एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक डिस्कशन के तौर पे कभी मुझे तो लगता है कि कोई अच्छी मतलब बहुत कम एथियस्ट और एग्नोस्टिक ऐसे हैं कि जिनकी डिबेट देख के मजा आता है, कि आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो पहली बात तो ये कि स्कोप ये बिल्कुल था ही नहीं, कि जिस स्कोप के ऊपर बात होनी चाहिए। स्कोप था भाई एक एग्जिस्टेंस के ऊपर, उसके बाद जो ये दूसरा स्कोप है कि उसके बाद इंसानों की प्रैक्टिसेस क्या हैं, और फिर ये एक अलग स्कोप है कि जो क्वालिटीज़ हैं रिलीजियस लोगों की, वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं उस हवाले से। इस कि मतलब इसके जो ब्रांचेस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। दूसरा जो है वो इसी में उन्होंने अजम्पशंस के ऊपर, अच्छा बाकी मैं खातून से अग्री करूंगा कि वाकई में मुफ्ती शमाइल ने एविडेंस पेश नहीं किए उस पूरी डिबेट के अंदर जो नेसेसरी बीइंग ज़रूरी है। मतलब जिसे कहने के ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट जिसे कहते हैं, कि ऑन्टोलॉजिकली उस पर आसान अल्फाज में ऐसे कहेंगे कि जी नेचर एक्चुअली है क्या, यानी कि जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो एक्चुअली है क्या, उसको हम कैसे कैसे देखते हैं, ये ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट्स में आती है। तो उसमें बात सही है उन खातून की, लेकिन उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न ये है कि जावेद साहब उस तरफ कभी गए ही नहीं। अब मुफ्ती शमाइल साहब ने गुफ्तगू शुरू की है कि एकेडमिक डिस्कोर्स के ऊपर उन्होंने कंटीजेंट जो कॉज ऑफ एक्शन है और उसकी बात की कि भाई हर चीज़ की एक कंटीजेंट कॉज है, और फिर इन्फिनिट रिग्रेशन की बात भी की आगे। एक सवाल इसमें हुआ उस बुक, तो जावेद अख्तर साहब पूछते रहे कि जी कंटीजेंसी होता क्या है। उन्होंने ये बात कही कि जी हम उसके जो मजीद एविडेंस है उसके ऊपर बात करते हैं, यानी कि जो कंटीजेंसी के बियॉन्ड ऑब्जर्वेशनल आर्गुमेंट भी उसमें आ सकते थे। उसमें लॉजिकल मतलब जो रीजन ऑफ क्वेश्चनिंग है उसके 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 पैराफ्रीज में भी बात आ सकती थी। तो उसमें एविडेंसेस के तौर पे बहुत सारी बातें आ सकती, और उसमें जो हम शवाहिद कहते हैं, जो उसमें हम जब कहते हैं सबूत और शवाहिद कहते हैं, जब बीइंग अ मुस्लिम मुझे बड़ा इस पे अफसोस होता है कि जब लोगों को अपने पूरे वर्ल्ड व्यू की जो बैकिंग है वही नहीं पता होती। मुस्लिम जो वर्ल्ड व्यू है, एक इंसान मुसलमान क्यों है, उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो एविडेंस बेस्ड है। नंबर 1 एविडेंस जो ये दिया गया कि जी कोई तो सुपर बीइंग है जिसने ये सब कुछ बनाया। अब वो ठीक है, वो हो सकता है वो यूनिवर्स इटसेल्फ ही, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट सा आर्गुमेंट दिया गया था कि यूनिवर्स की खुदा मतलब शुजाउल हसनैन ने अपने आप को खुद पैदा किया। मतलब सोचे कैसी इरेशनल बात लगे, लेकिन चले भाई मान लेते हैं सही है। कि कोई कोई नेसेसरी बीइंग जो है वो है। अब वो उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, वो कोई एलियन है, वो कोई सुपर बीइंग्स है, ये तो एक सेपरेट बात है ना। अभी अभी तो आर्गुमेंट इस बात के ऊपर हो रहा है कि कोई तो है कि जिसने ये एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स निज़ाम बनाया है। अब वो कोई कौन है, ये पार्ट 2 है उसका। ये उस जस्तजू का अगला मरहला है, ये नेक्स्ट फेज़ है। पहला फेज़ तो है ही यही इस बात के ऊपर कि जी इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया जिसका निज़ाम है, पूरी कायनात का, जिसमें आप मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखते हैं, वो और जैसे उसमें आर्गुमेंट दिया गया, बड़ा सॉलिड आर्गुमेंट था कि जितना ज़्यादा हम मजीद इसके जिसे कहते हैं गॉड ऑफ द गैप्स है, जितना ज़्यादा साइंस गैप्स फिल करती है, उतना ज़्यादा पता लगता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स और ये कायनात है। मतलब जितने गैप्स फिल हो रहे हैं उससे मजीद कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ रही है। तो पहला तो आर्गुमेंट है कि जो यानी कि पहला फेज़ है वो यही है कि जी कोई तो है। अब वो कोई कौन है, ये फेज़ 2 है। और वो जो कोई कौन है ना, उसकी जो सेकंड लाइन ऑफ रीजनिंग है वो ये है कि जी जिसे कहते हैं रिविलेशंस, यानी कि उसके लिए प्रॉफिट्स आए, और प्रॉफिट्स भी लाखों की तादाद में आए। और मतलब हज़रत ईसा बिन मरियम, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इसहाक, हज़रत मतलब पूरी एक चेन है जिनको हम एटलीस्ट जानते हैं। उसके अलावा भी मैंने कहा ना लाखों की तादाद में आए हैं। ये इन
इन दोनों ने यानी कि ये जो दूसरा फेज है उसमें क्या है कि वो शवाहिद और सबूत उन्होंने इंसानियत को फराहम किए उस नेसेसरी बीइंग की क्वालिटी बताने के लिए कि वो नेसेसरी बीइंग है कौन, उससे रोशनास कराने के लिए। उसकी एग्जाम्पल ये ऐसी है कि स्पेस में यानी कि दुनिया से बाहर इंसान कितने लोग गए होंगे, आप अगर गूगल करके देखें तो चंद चंद हज़ारों में होंगे। लेकिन अगर 8 अरब इंसान इसके ऊपर यकीन रखते हैं तो वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो उन चंद हज़ारों की टेस्टिमनीज़ के ऊपर यकीन कर रहे हैं। वो उस टेस्टिमनीज़ के ऊपर यकीन करके कर रहे हैं कि हाँ जी, वो लोग जा चुके हैं और उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया है। यही एग्ज़ाम्पल उन्होंने भी दी कि अगर आप किसी डॉक्टर की किसी एडवाइस के ऊपर यकीन कर रहे हैं और उस तरह से अपना कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि आपने चंद लोगों के ऊपर यकीन किया है। अब वो ये चंद लोग हमेशा से कम होते हैं। हर कोई मैकेनिक नहीं होता। आप चंद मैकेनिक पे यकीन रखते हैं। हर कोई डॉक्टर नहीं होता, आप चंद मेडिकल एक्सपर्ट पे। हर कोई वकील नहीं होता, आपको बहरहाल अपने अपने वसाइल के लिए वकील पे एतमाद कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो हर इस तरह तो इंसान बोले कि जब तक मैं पूरे प्रोसेस से ना गुजरूँ, मैं जब तक शवाहिद और सबूत अपनी आँखों से ना देखूँ, तब तक मैं यकीन ही नहीं करूँगा। ये तो स्टूपिड बात है ना। उन चंद लोगों ने, जिनकी हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, उन चंद लोगों ने ये टेस्टिमनीज़ दी कि जी उन्होंने या तो उस सुपर बीइंग से बात की या उससे जाके मुलाकात की है और उन्होंने गवाही दी। अब इस दूसरे मरहले के बाद जो तीसरा मरहला आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये है कि क्या हम इन गवाहियों को माने या ना माने। ये है तीसरा मरहला। और उसको मानने का प्रोसेस क्या है? उसको मानने का प्रोसेस ये है कि जिन लोगों ने ये गवाहियाँ दी, उन लोगों का कैरेक्टर इतना इम्पेकेबल था, इतना अनइम्पीचेबल था, इतना सॉलिड था कि उनके जो राइवल्स थे, जो उनके ओपोनेंट्स थे, उनके दुश्मन थे, उन्होंने भी उनकी गवाही दी। कि कैरेक्टर में तो ये लोग सॉलिड हैं। तो जिन लोगों ने ये क्लेम किया, यानी कि हम जिन पैगंबरों की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये क्लेम किया, है ना, उनका कैरेक्टर बिल्कुल बेदाग, उन वो यानी कि 3 बातें हो सकती हैं, तो वो झूठ बोल रहे हों या उनको कोई माली मतलब कोई उनका ज़ाती फ़ायदा हो ये बात करने में, या तीसरी बात ये हो सकती है कि वो ज़हनी तौर पे मतलब उससे मजनून हो, यानी कि उन ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो। ये तीनों बातें नहीं बैठती और उसकी एक अलग डिबेटें होती हैं, तो नहीं बैठती उन तमाम पैगंबरों के ऊपर, लेकिन ये तीनों। और फिर चौथा जो मरहला है वो ये है कि आज के बनी नौं इंसान के लिए क्या बात है। तो वो आज के बनी नौं के लिए जो बात है वो है कुरान और कुरान की मिरेकुलस नेचर। और कुरान की मिरेकुलस नेचर ऐसी है कि एथियस्ट और एग्नोस्टिक ने सिर्फ एक काम करना है यार, मतलब पता नहीं ये पॉलिटिकली करेक्ट बात होगी नहीं होगी, लेकिन भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ कि भाई कोई इस मिरेकुलस नेचर को चैलेंज करे, ताकि फिर जो है वो फिर बात हो ना, फिर आपको मतलब ये चीज़ जज करने का मौका मिले। वो मिरेकुलस नेचर क्या है? एक ओपन चैलेंज दिया हुआ है कि जी कुरान के हवाले से कि इस जैसा टेक्स्ट प्रोड्यूस करके दिखाएँ। यानी कि विद करेक्ट ग्रामर। अब तो चैट जीपीटी का ज़माना है, अब तो डीप सीक का ज़माना है, ये काम तो उससे भी हो सकता है भाई। आप चैट जीपीटी और डीप सीक को बोलें कि जी अ कुरान को पूरा फीड करें और उससे बोलें कि जी ग्रामर की मिस्टेक के बगैर कोई टेक्स्ट रिप्रोड्यूस करके दिखाओ। ये पहला ओपन चैलेंज है। दूसरा ओपन चैलेंज क्या है कि इसमें कोई एरर निकाल के दिखाओ। कोई हिस्टोरिकल एरर, कोई हिस्ट्री में बात हुई हो और वो हिस्टोरिकल एरर निकले। तीसरा इसमें कोई साइंटिफिक एरर जो है वो निकले। अ, चौथा इसमें जो प्रेडिक्शंस दी गई हैं, वो प्रेडिक्शंस भी जो है वो अपने 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 टाइम के साथ-साथ जो है वो प्रूव होती गई हैं। एक ऐसी बुक में ये चारों बातें, पाँचों बातें एक साथ कैसे जमा हो सकती है, कोई और दूसरी बुक में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती यानी कि मतलब उसमें लोग क्या कहते हैं, लोग आर्गुमेंट ये देते हैं कि हाँ, ठीक है जी, जो प्रेडिक्शन कुरान में की है, प्रेडिक्शन तो दूसरी किताबों में भी की गई है। मगर जो आर्गुमेंट है वो ये है कि जो दूसरी किताबों की प्रेडिक्शंस है उसमें कुछ गलत भी साबित हुई है ना। मतलब कोई किताब अपनी कंपाइल कर रहा है, उसको ये एश्योरिटी कैसे हो कि मैं जो ये किताब कंपाइल कर रहा हूँ, इसमें मैं सही सारी बातें सही कंपाइल करूँ। तो ये वो पैटर्न है किसी भी यानी कि मुसलमान होने के एसेस से किसी भी एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। तो बहरहाल ये एक एक एक
समझे कि एक रिवीजन था ज़रूरी, है ना? इसके अलावा जावेद अख्तर साहब ने पूरी गुफ्तगू में साइंस के ऊपर बात की कि साइंस साइंस साइंस, और मैं फेथ को नहीं मानता, मैं फे और उन्होंने फेथ और बिलीफ की जो मतलब डेफिनेशन ही कोई नई तौर पे पेश करने की कोशिश की है कि मैं फेथ को नहीं मानता। और आखिर में वो क्या फरमा रहे हैं? वो आखिर में फरमा रहे हैं कि हर इंसान ना अंदर से जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अब आप ज़रा इमेजिन कर लें कि वो ये फरमा रहे हैं कि हर इंसान अंदर से जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये कोई इस ये जुमला ये उनके मुँह से क्यों निकल रहा है भैया? मतलब कोई इसके पीछे कोई एम्पिरिकल एविडेंस है उसके पीछे कौन से ग्राउंड से जिस बेस के ऊपर वो ये बात फरमा रहे हैं। तो मतलब डिबेट से सिर्फ़ मायूसी हुई, कोई जो एक हेल्दी अ, एकेडमिक पॉइंट मिलने चाहिए थे किसी भी डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, उससे तो बहरहाल, लेकिन बहरहाल एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम दुनिया में ना डिबेट्स की बहुत कमी है, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। अ, और हेल्दी डिबेट्स की, डिस्कशंस की, डिस्कोर्स की, और हर किस्म की गुफ्तगू की, हर किस्म की बात की। ये यहाँ पर मैं बहरहाल जो है वो अपनी जो रिलीजियस कम्युनिटी है, वहाँ पे उनको तनकीद का निशाना इसलिए बनाऊँगा कि वो डिबेट को अमूमन बंद करते हैं। हमने तो सब कॉन्टिनेंट में ये देखा है कि डिबेट को या डिस्कशन को, सवाल को बंद किया जाता है, सवाल नहीं करो। ये आमिरों की, जाबिरों की जो है रविश है। बहरहाल ये पॉइंट है जो वाक़ई वैलिड है। जावेद अख्तर साहब ने जिसने पॉइंट रेज़ किया है, इस पे एटलीस्ट मुस्लिम वर्ल्ड को सोचना चाहिए कि हम जो हैं वो सवाल को और हम गौर-व-फ़िक्र को, जबकि हमारा पूरा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है बिल्कुल, वो तो गौर-व-हौस को एनकरेज करता है। जो गौर-व-हौस नहीं करता उनको कंडेम करता है। तो ओवरऑल जो है वो बहरहाल अच्छे मतलब ओवरऑल एक अफ़सोस हुआ, मायूसी हुई, लेकिन उसमें 2-3 ये मुज़िब बातें थी कि एटलीस्ट एक हेल्दी डिबेट को, एक हेल्दी डिस्कशन का प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें जो है वो उसको 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 प्रमोट किया गया। और दूसरा ये कि मुस्लिम वर्ल्ड को थोड़ी-सी इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है कि हमें इस किस्म की थॉट प्रोवोकिंग और अपने ज़हन को इस्तेमाल करना, और अपनी इंसान की अपनी जो जुस्तजू है, उसके मोटिवेशन बहुत सारे हो सकते हैं। किसी की मोटिवेशन हो सकती है कि इसमें खुदा से और करीब होना है, किसी की मोटिवेशन खल्क़ खुदा हो सकती है। लेकिन एटलीस्ट जो इंट्रोस्पेक्शन है और जो इस पे जो इंटेलेक्चुअल जर्नी है, वो बहुत ज़रूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम वर्ल्ड में नापैद होता जा रहा है। ठीक है यासिर भाई, और व्यूअर्स आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में आप लोग ज़रूर फीडबैक दे दीजिएगा अपना, और नेक्स्ट एपिसोड में अतीब वापस आ चुके होंगे होपफुली, और उनके साथ हमारा नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड होगा यूजुअल। जज़ाकल्लाह खैर।